everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आपने पीछे वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियो को कवर कर लें ताकि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये वीडियो जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेगा, ठीक है। ये आधुनिक भारत का इतिहास ऑप्शनल पेपर, हिस्ट्री के ऑप्शनल पेपर सेकंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में ही जीएस पेपर 1 और प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का फैलता हुआ शासन। हमने कल देखा था कि कैसे मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। बाद के अंदर जब जो शासक आए वो इतना स्ट्रॉन्ग शासन भारत के अंदर कायम नहीं कर पाए, जिस वजह से क्या हुआ, भारत के अंदर राजनीतिक अव्यवस्था फैलने लग गई थी, ठीक है। राजनीतिक अव्यवस्था फैलने की वजह से ही क्या हुआ कि बाहरी कंपनियां जो यहाँ पर आई थी व्यापार करने के लिए, उन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है। इनके आपसी मतभेदों की वजह से इनके अंदर क्या होने लगी थी, लड़ाइयाँ होने लगी थी, जिस वजह से इनका क्या हो गया, भारत की भूमि पर युद्ध करने का प्रशिक्षण हो गया, यानी कि इनकी ट्रेनिंग हो गई थी कि किस तरीके से यहाँ पे युद्ध लड़ेंगे, किस तरीके से यहाँ के जो शासक है वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि स्थानीय शासकों के साथ में इनका मतभेद होना शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतभेद इसलिए हुआ था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने शाही फरमान जारी करवा लिया था औरंगजेब से टैक्स ना देने का। तो कंपनी को तो टैक्स नहीं देने की अनुमति थी इनको, लेकिन जो कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी भी टैक्स दे नहीं रहे थे, जिस वजह से क्या हो गया था, स्थानीय शासकों को इनके प्रति शंका उत्पन्न होने लगी थी। और ये लोग क्या कर रहे थे, आपसी, जैसे फ्रांसीसी कंपनी का युद्ध होता रहता था इंग्लैंड की कंपनी के साथ में, उसी तरीके से पुर्तगाल, डच आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी करना और सैनिक रखना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से क्या हुआ, स्थानीय शासकों ने इनको रोकने की कोशिश की कि आप ये सब जो गतिविधियां कर रहे हैं इन गतिविधियों पर रोक लगा ली। लेकिन कंपनी ये बात मान नहीं रही थी, जिससे क्या हुआ, कंपनी और शासकों के बीच में मतभेद हो गया। तो सबसे ज्यादा मतभेद हुआ था बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के साथ में। सिराजुद्दौला को इन्होंने प्लासी के युद्ध में हरा दिया था, ठीक है। प्लासी के युद्ध में हराने के बाद में इन्होंने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया था। मीर जाफर भी इनको खराब करने लग गए थे, क्योंकि मीर जाफर को भी अपनी जनता की सम्मान का टेंशन रहती थी कि हाँ मेरी जनता मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद में इन्होंने मीर जाफर को गद्दी से हटाने के बाद में मीर कासिम को लगाया, फिर मीर कासिम भी इनको खराब करने लगे, तो बाद में इन्होंने मीर जाफर को बिठाया। लास्ट में इनको लगा कि इस तरीके से ये जो शासक है अपनी मनमर्जी करते रहेंगे, ये हमेशा हमारी बात नहीं मानेंगे। तो लास्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब हम खुद ही नवाब बनेंगे, ठीक है ना। जो हमारे क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ठीक है, उन्होंने अब सोचा कि अब हमें खुद को ही नवाब बनना पड़ेगा। तो लास्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, खुद ही कुर्सी पे बैठने की सोच ली कि अब हम ही शासन करेंगे। इतना हमने कल कवर कर लिया था। आई होप अब आपका रिवाइज हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि कंपनी ने अपना शासन कैसे फैलाया भारत के अंदर। तो जब हम 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय राज्यों पर कब्जे करने की प्रक्रिया को देखते हैं कि कैसे कंपनी ने भारतीय राज्यों पर कब्जे किए, उस प्रक्रिया को देखते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे सामने आते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जो कंपनी थी ये सीधा जाके कोई आक्रमण नहीं करती थी, सैनिक आक्रमण नहीं किया करती थी, ये करती थी, ये स्टार्टिंग के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करती थी। जब बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 के अंदर, तब कंपनी ने भारतीय रियासतों के अंदर रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। रेजिडेंट जो होते थे वो राजा से ऊपर होते थे, राजा के ऊपरी अधिकारी होते थे, यानी कि राजा को रेजिडेंट के अधीन रहकर काम करना पड़ता था, ठीक है। जिस क्षेत्र को कंपनी जीत लेती थी उस कंपनी के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर रेजिडेंट तैनात कर देते थे। ये रेजिडेंट क्या करते थे, ये रेजिडेंट कंपनी के राजनीति और व्यवसायिक प्रतिनिधि हुआ करते थे और उनका काम होता था कंपनी के हितों की रक्षा करना। रेजिडेंट का काम होता था कि उस क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर इनको तैनात किया है, उस क्षेत्र के अंदर ये कंपनी के हितों की रक्षा करेंगे और कंपनी के हितों को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी क्या करती थी, कंपनी के अधिकारी उस क्षेत्र के अंदर, अब मान लीजिए पर्टिकुलर क्षेत्र अपने मान लेते हैं, बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल के क्षेत्र के अंदर इन्होंने रेजिडेंट को स्थापित कर दिया है, ठीक है, रेजिडेंट को स्थापित कर दिया। अब बंगाल के क्षेत्र के अंदर ये रेजिडेंट क्या करेगा, बंगाल के क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो सारी की सारी कंपनी को देता रहेगा और इसी बंगाल के आर्थिक और राजनीतिक मामलों के अंदर कंपनी हस्तक्षेप करेगी, बोले कि अब बंगाल के अंदर ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, ठीक है। इस आधार पर रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी
भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लग गई थी। जैसे अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में कंपनी के अफसर ये सब सिस्टम तय करने लगे थे। कई बार क्या होती थी, कंपनी रियासतों पर क्या कर देती थी, सहायक संधियां भी थोप देती थी। सहायक संधियों के अंदर क्या होते थे, ये कहते थे कि आप अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रखेंगे। रियासतों को कहते थे, जैसे कि बंगाल के अंदर अब इन्होंने मान लो सहायक संधि का एक, ठीक है, सहायक संधि को थोप दिया, तो अब बंगाल के जो राजा होंगे ना, बंगाल के जो शासक होंगे, वो अपनी सेना नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो सेना नहीं रख पाएंगे तो बंगाल को प्रोटेक्ट कौन करेगा, बंगाल को प्रोटेक्ट करेगी कंपनी की सेना, ठीक है, कंपनी की सेना को प्रोटेक्ट करेगी। तो सहायक संधि के अधीन क्या होते थे, जो रियासत होती थी वो अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे, उस रियासतों को कंपनी की तरफ से सुरक्षा दी जाती थी। सहायक सेना के रखरखाव के लिए जो शासक होते थे उनको पैसा देना पड़ता था कंपनी को। अगर भारतीय शासक रकम नहीं दे पाते थे, यानी कि सैलरी नहीं दे पाते थे कि हम आपको काम दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस के बदले आप हमें क्या दीजिए, रुपए दीजिए, पैसे दीजिए, अगर आप इतनी रकम नहीं दे पाओगे तो हम आपके पूरी रियासत को अपने कब्जे में ले लेंगे। आई होप ये पूरा समझ आ गया होगा। सहायक संधि के अधीन क्या हो रहा था, जो शासक थे तो वो अपनी सेना रख नहीं सकते थे, सेना नहीं रखेंगे तो उनको कौन प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन देगा कंपनी की सेना, और कंपनी की सेना देगी, फ्री में तो देगी नहीं, तो कहते थे, शासक से कहते थे कि आप प्रोटेक्शन ले रहे हो तो आप हमें पेमेंट दीजिए, ठीक है, पेमेंट अगर आप दोगे नहीं तो हम आपके क्षेत्र को क्या कर लेंगे, कब्जे में ले लेंगे। उसी तरीके से जो रिचर्ड जो वेलेजली जो थे गवर्नर जनरल, उन्होंने अवध के नवाब को 1801 में आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक है। गवर्नर जनरल जो थे वेलेजली जो थे, उन्होंने अवध के नवाब को आधा इलाका देने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि जो सहायक सेना थी उसके लिए वो रकम अदा कर नहीं पाए थे, ठीक है। आगे चलकर हम देखेंगे जो अवध का जो इलाका है, इसके जो शासक को ये कुशासन का आरोप भी लगाते थे, कंपनी जो है वो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा देती है, जिससे क्या होता है 1857 के विद्रोह के अंदर ये बात काफी उछल कर आगे आती है। लोगों के मन में ये भाव उठता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ही शासकों को हमारे ही खिलाफ भड़का रहे हैं और उनको अपना अपमानित करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम आगे चलकर समझेंगे। आई होप आपको ये पूरी बात समझ आई होगी, कैसे उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, किस हिसाब से उनका। तो समझते हैं टीपू सुल्तान जिसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। तो ये मैसूर के शासक थे, ठीक है। इनके पिता और टीपू सुल्तान, इनके पिता हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे, इनके शासनकाल के अंदर मैसूर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका था, ठीक है ना। देखो, मैसूर के अंडर में आता था मालाबार का तट, मालाबार के तट से जितना व्यापार होता था वो सारा का सारा आता था अंडर मैसूर के, ठीक है। तो यहाँ से कंपनी क्या करती थी, यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदा करती थी। जब टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली को उनकी नियतों के बारे में पता चला, अंग्रेजों की नियतों के बारे में पता चला, नियत के बारे में पता चला, तो 1785 के अंदर टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। बोले कि आप अब यहाँ से कोई निर्यात नहीं करोगे, कोई निर्यात आयात नहीं करोगे। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। बोले कि आप इनके साथ में अब कोई कारोबार नहीं करोगे। जो स्थानीय मैसूर के जितने भी स्थानीय सौदागर होते थे, ठीक है, जो सौदा वगैरह करते थे, उनको भी कहा कि आप कंपनी से ना कुछ लेंगे ना इनको कुछ बेचेंगे, ठीक है, आप हमारे अंडर में आते हैं, आप हमारे हिसाब से काम करेंगे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले व्यापारी जो थे, फ्रांसीसी व्यापारी जो थे, इंग्लैंड के विरोधी थे, है ना, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे फ्रांसीसी व्यापारी। तो उनका जो टीपू सुल्तान थे, उनकी फ्रेंडशिप थी फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ में, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ में घनिष्ठ संबंध उनके थे। तो उन्होंने फ्रांसीसी व्यापारियों की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रखा था। आई होप इतना पॉइंट समझ आ गया होगा। टीपू सुल्तान की बात हम कर रहे हैं, मैसूर के शासक थे, ठीक है। मालाबार का तट उनके अधीन में आता था, जहां से उन्होंने कंपनी के द्वारा किए जाने वाले निर्यात को रोक दिया था और स्थानीय सौदागरों को भी उनके साथ में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी, और अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था फ्रांसीसी व्यापारियों की सहायता से।
अब सुल्तान के ये जो कदम है, जैसे कि मालाबार तट पर निर्यात रोक देना, स्थानीय सौदागरों को मना करना कि आप इनके साथ व्यापार नहीं करोगे हैं, और साथ में अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना, इन सब कदमों से क्या हो गया, अंग्रेजों को गुस्सा आने लग गया कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा घमंडी, महत्वाकांक्षी और खतरनाक दिखाई देने लगे थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित कर लेना चाहिए, इन राजाओं पर कंट्रोल होना चाहिए और इनको खत्म ही कर देना चाहिए, कंट्रोल तो दूर है, खत्म ही कर देना चाहिए। तो खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर के साथ में यानी कि टीपू सुल्तान के साथ में अंग्रेजों ने 4 बार जंग की, ठीक है, 1767, 1780, 90 और 99 के अंदर। लास्ट के अंदर श्रीरंगपट्टम के अंदर क्या हुआ, जब जंग हुई कंपनी के साथ में मैसूर की, उसके अंदर कंपनी को सफलता मिल गई थी श्रीरंगपट्टम के अंदर, ठीक है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, यानी कि शहीद हो गए, ठीक है। मारे गए लिखना तो काफी अजीब सा लग रहा है, शहीद हो गए, ठीक है ना, रंगपट्टम के युद्ध के अंदर, क्लियर है। मैसूर के राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, किसने, कंपनी ने। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब देखो, मैसूर को इन लोगों ने जीत लिया, तो अब बोले कि हम यहाँ पर शासक नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर जो राजकाज के जो पुराने जो काम काज है वो राजवंश के हाथ में दे देते हैं, आप ही कीजिए शासन, हमें कोई शासन नहीं करना है, हम आपको क्या करते हैं, सहायक संधि आपके साथ कर लेते हैं, सैनिक हम आपको देंगे, आप हमें पेमेंट किया करें महीने के महीने, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपका क्षेत्र क्या कर लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये सब हुआ मैसूर के साथ में। आई होप ये पूरा मैसूर की लड़ाई आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं मराठों के साथ में लड़ाई कैसे हुई। 18वीं शताब्दी के आखिर के अंदर, 18वीं शताब्दी के लास्ट के अंदर कंपनी मराठों की ताकतों को भी काबू करने और ख़त्म करने के लिए सोचने लगी। बोले कि अब मराठों को, मैसूर को हमने अपने कब्जे में कर लिया है, तो अब मराठों को भी ख़त्म कर देना चाहिए। तो क्योंकि मराठे भी अपने टाइम के उस वक्त के अंदर काफ़ी स्ट्रोंग थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 की पानीपत के युद्ध में मराठे हार गए, ठीक है ना। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया, ठीक है, किसको, मराठों के क्षेत्रों को, ठीक है, मराठों का जो क्षेत्र था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दिया गया। ये राजवंश जो थे ये कंपनी के क्या होते थे, साथ में मिले होते थे, ठीक है ना, कंपनी के अपने क्या बोलते, चमचे ही होते थे। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंदर आया करते थे, ठीक है ना। एक ये जो सारे सरदार होते थे, ये जो सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, गायकवाड़ हो गए, भोसले जो हो गए, ये जो सारे राजवंश थे, ये सारे एक सरदार यानी कि एक पेशवा के अंतर्गत आते थे। पेशवा जो होते थे यानी कि हेड के अंतर्गत आते थे। वो हेड जो होता था पेशवा, शासक नहीं, राजा नहीं बोलेंगे, पेशवा। पेशवा बाजीराव आपने सुना होगा नाम, है ना। तो पेशवा इस राज्य मंडल का क्या होता था, सैनिक और प्रशासनिक मुख्य प्रमुख होता था और पुणे में रहा करता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठे योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, एक के बाद एक युद्ध में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीता था। जब हमारा पहला युद्ध हुआ 1782 के अंदर, सालबाई संधि के साथ में खत्म हुआ था, यानी कि इसके अंदर संधि कर ली थी दोनों पक्षों ने, मराठों ने भी और अंग्रेजों ने भी, ठीक है। दूसरे युद्ध के अंदर अंग्रेज मराठा युद्ध जब हुआ वो कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में जो स्थित था क्षेत्र, आगरा और दिल्ली, काफी बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। मैसूर का अपना जो अंग्रेज और मराठा युद्ध जो हुआ उसके अधीन, उसको लड़ते हुए अंग्रेजों ने काफी बड़ा क्षेत्र, आगरा और दिल्ली सहित काफी बड़ा भूभाग क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था। लास्ट के अंदर जब तीसरा युद्ध हुआ उस वक्त अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों की पूरी शक्ति को ही कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया, यानी बोले कि अब आप वहां पर रहिए, आपको पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है ना। अब विंध्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब हम यहाँ पे एक बार मैप पे देख लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग के अंदर ये जो येलो कलर हमें दिख रहा है, इतने क्षेत्रों के अंदर कंपनी का शासक था। आगे चलकर इतना हो गया येलो कलर वाला, ठीक है। फिर लास्ट के अंदर ये देखिए, ये पूरा का पूरा मराठों को हराने के बाद में विंध्य क्षेत्र के दक्षिण वाला क्षेत्र भी काफी बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को।
अब समझते हैं सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। यानी कि पहले इन्होंने क्या किया, मैसूर पर को अपने कब्जे में कर लिया, तो इनको अपने आप पर क्या होने लग गया, कॉन्फिडेंस होने लग गया। तो उसी कॉन्फिडेंस के चलते हुए इन्होंने क्या कर दिया, मराठों को हरा दिया। अब इनको लगने लगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे सर्वोच्च है, ठीक है ना। इस सर्वोच्चता की जो नई नीति थी ना, ये सर्वोच्चता की, हम सबसे ऊंचे हैं, हम सबसे महान हैं या बड़े हैं, सबसे जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, उन राज्यों के ऊपर हमारी ही सत्ता है, कंपनी की सत्ता है। तो ये जो सर्वोच्चता का दावा था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता जो है वो सर्वोच्च है, इसीलिए भारतीय राज्यों के वो ऊपर है। अपने हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार उनके पास है। कंपनी कहती थी कि जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर, उनको हम हड़प सकते हैं, उस पर हम अधिकार कर सकते हैं, उनको हम धमकी देकर डरा सकते हैं, इन सब का अधिकार हमारे पास में है। ये सोच बाद में कहाँ देखी जाने लगी, अंग्रेजों के सोच में देखी जाने लगी, ठीक है। ये प्रक्रिया जो थी वो ज़्यादा टाइम तक चली नहीं, ठीक है। ये प्रक्रिया कहाँ जाकर नहीं चली, बेरोक टोक नहीं चली, ठीक है। क्योंकि आगे चल के कर्नाटक की जब हम बात करेंगे, विंध्य के दक्षिण पर्वत तक विंध्य के जो पर्वत से आगे तो इन्होंने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब हम कर्नाटक की तरफ चलते हैं ना, तो वहां पर जाकर क्या कर दिया, लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह बोल दिया, वहां के शासकों ने, वहां की रानी ने, ठीक है। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी कि आज के कर्नाटक के अंदर छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। जब कित्तूर जो कि कर्नाटक के अंदर है, उसको अपने कब्जे में लेना चाहा, तो वहां की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, रानी चेन्नम्मा को, और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई रानी चेन्नम्मा की। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार जो थे रैयाना ने इस प्रतिरोध को जारी किया। जब रानी चेन्नम्मा शहीद हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में ये जो प्रतिरोध चल रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वहां के चौकीदार रैयाना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन उनको मिल रहा था, सहायता मिल रही थी। बहुत सारे ब्रिटिश सहायता से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को और दस्तावेजों को उन्होंने नष्ट कर दिया था। किन्होंने रैयाना ने, जो कि एक चौकीदार थे, ठीक है ना, कहाँ के, संगोली के। क्लियर है ना। देखो, जब अंग्रेजों ने सोचा कि अब पूरा भारत हम अपने अधीन कर लेंगे, तो उसी सोच को लेकर वो कर्नाटक के कित्तूर की तरफ चल पड़े, ठीक है। जब वो कित्तूर की तरफ चले, तब वहां की रानी चेन्नम्मा ने इनका प्रतिरोध कर दिया। रानी को तो इन्होंने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जिनकी मृत्यु 1829 में हो गई थी जेल में ही, ठीक है। इस प्रतिरोध को जारी रखा वहां के एक चौकीदार रैयाना ने, ठीक है। रैयाना ने, उनको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा था। समर्थन मिलने से उन्होंने क्या किया, जितने भी ब्रिटिश शिविर थे, ज्यादातर ब्रिटिश शिविर जो थे और उनके जो दस्तावेज थे, उनको नष्ट कर दिया। लास्ट में उस चौकीदार को भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। इस प्रतिरोध को अपने आगे पढ़ेंगे किताब के अंदर, ठीक है, यहाँ तक ही दिया हुआ है इन्होंने। फिर बात करते हैं 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से काफी डरी हुई थी। 1830 तक रूस के अंदर समाजवादी जो प्रक्रिया थी, वो सिस्टम चलने लग गया था, ठीक है। समाजवादी सोच पनपने लग गई थी रूस के अंदर। तो अब समाजवादी सोच से ये लोग डरे हुए थे, ठीक है, सरकार से डरे हुए थे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। तो इसीलिए अब उत्तर पश्चिम से कहीं पर रूस यहाँ पर आकर अपना कब्जा ना कर ले, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उत्तर पश्चिम को अपने अधीन में लेने की कोशिश की, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। उन्होंने 1838 से लेकर 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई ली और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित कर दिया, प्रत्यक्ष कर नहीं पाए वो, ठीक है। अब उत्तर पश्चिम के अंदर हम जानते हैं पंजाब आता है। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया उनके। इसके बाद पंजाब की बारी थी, जहां महाराजा रंजीत ने कंपनी की दाल गलने नहीं दी। लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु हो गई महाराणा रंजीत की। तो उसके बाद में क्या कर दिया, अंग्रेजों के साथ में उनकी दो लंबी लड़ाइयां हुई। पंजाब की अंग्रेजों के साथ में दो लंबी लड़ाइयां हुई। आखिर में
1849 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के अंदर भी क्या हो गया था, अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। अब हमने इतना क्षेत्र हमने कवर कर लिया था, ये दक्षिण का पूर्व का क्षेत्र और उत्तर के अंदर पंजाब का क्षेत्र और विंध्य के क्षेत्रों तक कंपनी का अब अच्छे से शासन चल रहा था, कंट्रोल में अंग्रेजों ने कर लिया था। किस हिसाब से, पहले इन्होंने कौन सी नीति अपनाई, सहायक संधि की नीति अपनाई, कहीं कहीं पर तो इन्होंने सीधा आक्रमण भी कर दिया। उसके बाद में इन्होंने सर्वोच्चता का दावा चलाया, ठीक है। सर्वोच्चता का दावा हमने देखा अभी कितूर का जो था सिस्टम कर्नाटक के अंदर, वो भी नहीं चल पाया, उतना ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन थोड़ा बहुत तो सफल हो ही गया था। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र की। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के अंदर इन्होंने काफी पहले अफगानिस्तान के साथ में इन्होंने क्या किया, लंबी लड़ाई ली, ठीक है। लंबी लड़ाई करने के बाद में इन्होंने प्रत्यक्ष शासन कर नहीं पाए अफगानिस्तान पर, ये तो प्रत्यक्ष शासन ना होने की वजह से इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। फिर पंजाब को जीतने के लिए इन्होंने 2 लड़ाइयां लड़ी। 1839 के अंदर इन्होंने पंजाब को अपने अधीन में कर लिया। आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ आ गया, सीरीज वाइज आपको क्लियर हो। विलय नीति को समझते हैं। अधिग्रहण की जो आखिरी लहर थी, यानी कब्जा करने की जो आखिरी लहर थी, वो 1848 से लेकर 1856 के बीच में हम गवर्नर जनरल डलहौजी के शासनकाल में देख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे कहते हैं विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई नीति को बोलते हैं विलय नीति, ठीक है। इस सिद्धांत पर यह तर्क दिया जाता था कि अगर विलय नीति का मतलब, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उस शासक का कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी उस शासक का कोई बेटा नहीं है, तो उसकी रियासत कंपनी हड़प लेगी, ठीक है ना। जैसा कि हम झांसी की रानी के बारे में जानते हैं ना, झांसी के साथ में युद्ध हुआ था, तो उसी आधार पर, है ना, विलय नीति के आधार पर क्या किया, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ये सारे क्षेत्र कहाँ चले गए, कंपनी के हाथ में। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अवध हमने जो पढ़ा था, अवध का आधा हिस्सा नवाब को देना पड़ा था जब वो सहायक संधि कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सहायक संधि के आधार पर वो महीने के महीने, यानी कि जो भी सिस्टम उन्होंने रखा हुआ था, रकम अदा नहीं कर पाए थे, इसीलिए आधा भूभाग उनको देना पड़ा था। तो 1856 के अंदर अवध ने भी अपने नियंत्रण को, अवध को भी उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। अंग्रेजों ने क्या तर्क दिया, अब आधा तो उनके कब्जे में था, लेकिन अब वो पूरा कब्जा लेना चाहते थे अवध पर। उन्होंने कहा कि अंग्रेज अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। आजाद करवाने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए वो अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया। अवध के लोगों ने भी 1857 के महान विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब हम 1857 का विद्रोह देखेंगे तब हम समझेंगे कि अवध के लोगों ने किस वजह से इस विद्रोह में अपना हिस्सा लिया था। आधा पॉइंट हमने देख लिया कि यहाँ पर वहाँ के जनता के प्रिय शासक जो थे उन पर कुशासन का आरोप लगा दिया था, इसीलिए वहाँ के लोग काफी भड़क चुके थे। तो ये आई होप आप पूरा पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर है। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके के मोटे तौर पर प्रशासनीय इकाइयों में बटे हुए थे। जो ब्रिटिश इलाके थे वो मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिनको बोला जाता था प्रेसिडेंसी, जिसे क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ब्रिटिश इलाकों को क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी जिसके अंदर बंगाल, मद्रास और बम्बई आते थे। हर एक के अंदर, बंगाल के अंदर भी गवर्नर जनरल था, मद्रास के अंदर भी और बम्बई के अंदर भी, जैसे कि आज हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना, हमारे यहाँ पे होते हैं ना, गवर्नर होते हैं। उसी तरीके से हर एक में बंगाल, मद्रास और बम्बई के अंदर गवर्नर हुआ करते थे। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, ठीक है, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। इसके अंदर तो देखो, बंगाल के अंदर भी गवर्नर है, बंगाल में भी गवर्नर है, मद्रास में भी गवर्नर है और बंबई में भी गवर्नर है, ठीक है। और इन सभी गवर्नर के ऊपर गवर्नर जनरल होता था। इनके ऊपर कौन होता था, गवर्नर जनरल, ठीक है। इन तीनों को कौन कंट्रोल कर रहा था, गवर्नर जनरल। सभी जनरल को कंट्रोल कर रहा था गवर्नर जनरल, क्लियर है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में सुधार करने किए, इसीलिए वो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। 1772 में क्या हुआ था, एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी,
ठीक है। हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक तो फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के जो हेड होते थे, जो मुखिया होते थे, वो जिला कलेक्ट्रेट होते थे। दीवानी यानी कि कलेक्ट करना, कलेक्ट्रेट कलेक्ट करना, कर वगैरह कलेक्ट करना, ठीक है ना। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। कहाँ पर? दीवानी अदालतों के अंदर मौलवी और हिंदू पंडित जो होते थे उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या किया करते थे। फौजदारी अदालतों में भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वो कलेक्टर की निगरानी में काम किया करते थे। जो फौजदारी अदालतें होती थी उनके अंदर काजी और मुफ्ती आते थे, ठीक है, लेकिन वो कलेक्टर के अंडर में काम करते थे। 2 अदालतें इन्होंने बनाई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के अंदर मौलवी और हिंदू पंडित हुआ करते थे जो भारतीय कानून बताते थे कलेक्टर को, ठीक है। और फौजदारी अदालतों में भी काजी हुआ करते थे, लेकिन वो थोड़ा फ्री थे, पर काम करते थे वो कलेक्टर की निगरानी में। इस न्याय व्यवस्था के अंदर एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून को अलग अलग व्याख्या करके बताते थे। वो बताते थे कि इस धर्म के हिसाब से आपको ऐसे न्याय देना चाहिए, ठीक है ना। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए कि अलग अलग धर्म के हिसाब से लोगों को न्याय ना मिले, इस समरूपता को खत्म करने, इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, जैसे कि अब जैसे मुस्लिम को उसके हिसाब से न्याय दिया जाएगा और हिंदू को उसके धर्म के हिसाब से न्याय दिया जाएगा, इन दोनों भिन्नताओं को खत्म करने के लिए 1775 के अंदर क्या हुआ था, 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया, ठीक है। NB होल्डहेड ने इसका संकलन अंग्रेजी के अनुवाद में किया, ठीक है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों ने मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार करके दे दिया। 1777 के अंदर 78 के अंदर क्या हुआ, यूरोपीय न्यायाधीश थे, न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार करके ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पहले स्टार्टिंग के अंदर 2 इन्होंने देखी, स्टार्टिंग के अंदर तो 2 इन्होंने बना दिए न्यायालय, ठीक है, जो किसके अधीन काम कर रहे थे, कलेक्टर के अधीन काम कर रहे थे, दीवानी और फौजदारी, ठीक है। इनके अंदर क्या था, धर्म के हिसाब से कानून बनाए जा रहे थे, तो लोग अलग अलग धर्म के थे, तो इन धर्मों में भिन्नता होने की वजह से न्याय भी भिन्न हो रहा था। तो इसीलिए क्या किया, इनको समरूपता लाने के लिए क्या किया गया, एक अलग से न्यायालय ला दिया गया, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। इसके अलावा अपीलीय अदालत और निजामत अदालत की भी, ठीक है, स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से पता चलता है, जिले के अंदर की बात कर रहे हैं अपने, तो कलेक्टर का नाम से पता चल रहा है कलेक्ट करना काम, ठीक है ना। मुख्य काम क्या होता था, लगान और कर को इकट्ठा करना और न्यायाधीश, पुलिस और अधिकारी दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जैसे कि आज भी हम इसका झलक देख सकते हैं। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। यानी कि अब जितना भी काम होगा जिला क्षेत्र पर जितना भी काम होगा जिला स्तर पर, वो किसके अधीन होगा, कलेक्ट्रेट के अधीन में होगा। बाकी जो काम करेंगे वो मान्य नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सिस्टम चल गया था कंपनी का। क्लियर है? आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया है। नई शासन की स्थापना कैसे हुई, अब तक इन्होंने काफी क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था, तो शासन तो इनको करना पड़ेगा। शासन करने के लिए इन्होंने अलग अलग सिस्टम चलाया, ठीक है ना, सिस्टम चलाया। क्लियर है ना। सिस्टम चलाने के लिए इन्होंने अदालतों की स्थापना की। पहले तो अदालतें इन्होंने किया धर्म के हिसाब से, बाद में इन्होंने एक ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी 1773 के एक्ट के आधार पर, ठीक है। और जो जिला स्तर पर काम हुआ करते थे वो कलेक्टर के हिसाब से हुआ करते थे। अब बात करते हैं कंपनी की फौज कैसी थी। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए। कंपनी यहाँ पर आई तो भारत के अंदर नए तरीके से शासन करने और नए तरीके के सुधारों को भी वो अपने साथ में लेकर आए। उसकी असल सत्ता कहाँ थी, सैनिक ताकत में थी। जो कंपनी थी वो यहाँ पर सत्ता स्थापित कर पाई सैनिक के दम पर, ठीक है ना। मुगल फौज कैसी थी, मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार थी और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं हुआ करती थी। तो जो मुगल साम्राज्य था उनको पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी, कि वो पेशे से कोई सैनिक को, ऐसी सेना की जरूरत थी नहीं मुगल फौज को,
क्योंकि उनके पास में जो सैनिक थे वो तीरंदाजी और तलवारबाजी से ट्रेंड हुआ करते थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, मुगल ये करते थे, ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों को अपनी सेना में भर्ती करते थे और उनको प्रशिक्षण देते थे। स्थानीय जिम्मेदार क्या करते थे, मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करवा दिया करते थे अगर उनको जरूरत पड़ती थी। तो ये तो सिस्टम था भारत का। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ, 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो ये सूरत बदलने लग गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना की भर्ती शुरू की तो उसके लिए भी यही तरीका अपनाया। देखो, पहले स्टार्टिंग के अंदर मुगल बादशाह कैसे कर रहे थे, मुगल बादशाह जो थे, मुगल जो सेना थी वो कैसे काम कर रही थी, मुगल सेना काम कर रही थी स्थानीय लोगों को भर्ती करके उनको ट्रेन कर रही थी। ऐसा ही काम अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया। अंग्रेज जो अपनी सेना के अंदर जो सैनिक होते थे उनको स्पाई बोला करते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध की तकनीक बदली वैसे वैसे कंपनी की सेना में घुड़सवारी टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी क्या वजह थी, इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र से भी लड़ाई लड़ रहा था, जहां सिपाही तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से क्या होते थे, लेस होते थे। यानी कि ये लोग क्या कर रहे थे, आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अपनी पैदल टुकड़ी उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती थी। वो कहते थे कि हमें घोड़े वाली सेना की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पैदल टुकड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरीके से भारतीय सेना के अंदर भी काफ़ी बदलाव होने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लग गए थे कि सभी सैनिकों में एक जैसी संस्कृति होनी चाहिए, सभी सैनिकों का एक जैसा कल्चर होना चाहिए। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देना, अभ्यास देना और अनुशासन सिखाया जाने लग गया। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कई बार समस्याएं भी आ गई थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदायों की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। जैसे अब देखो, मुस्लिम, हिंदू और जो सिख, बाकी जो अवध के क्षेत्र के जो लोग थे वो सब क्या थे, धर्म में बंधे हुए लोग थे। ठीक है, वो लोग, जबकि अंग्रेज क्या करते थे, सभी को एक बराबर मानकर चल रहे थे। वो कह रहे थे कि सभी टोपी लेंगे, सभी टीका नहीं लगाएंगे, मूछ नहीं रखेंगे या फिर पगड़ी नहीं बांधेंगे। तो वो उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहे थे, वो अपना कानून जो अपने नियम लगाने के चक्कर में। ठीक है, भला लोग अपनी धार्मिक और जातीय भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय के सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? क्या वो ऐसे सोचते कि हम सिर्फ सिपाही हैं, हमारा कोई धर्म या हमारी कोई कास्ट नहीं है? वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। सिपाही क्या महसूस करते थे, अपने जीवन, अपनी पहचान यानी वो कौन है, इस बात के एहसास में काफ़ी बदलाव आ रहे थे। उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा, इन बदलावों को सिपाहियों ने किस तरीके से देखा? ये जो तरीका इन्होंने चलाया अंग्रेजों ने, सभी सिपाहियों के अंदर इन्होंने मतभेद करना शुरू जो कर दिया था, उसके हिसाब से क्या हुआ था, 1857 के अंदर क्रांति हो जाती है, सैनिक विद्रोह हो जाता है। ठीक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। निष्कर्ष क्या पहुंचता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से ये प्रक्रिया और तेज हो गई औपनिवेशिक शक्ति बनने की। पहले क्या हुआ करता था, ठीक है, पहले तो समुद्र से भारत पहुंचने में लग जाते थे 6 से 8 महीने भाप के आविष्कार से पहले। जब भाप से चलने वाले जहाज़ों का निर्माण हो गया तब यह यात्रा 3 हफ्तों में सिमट गई। ठीक है, इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भी भारत देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। सीधा तो था 78% और 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा कंट्रोल था, बाकी पर अप्रत्यक्ष कंट्रोल कर रहे थे। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।